वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSP का PGT इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज हम इसके 6th पार्ट को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैनल के ऊपर इसके 5 पार्ट आ चुके हैं। आज हम इसका 6th पार्ट डिस्कस करेंगे और जिसके अंदर हम 122 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो DSSP के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर इकोनॉमिक्स के 200 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेरे पास जो ये क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास जो अवेलेबल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर वो 148 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 123 से लेकर 148 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF आज हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय DD पर मिल जाएगी। जो भी नया हमारे चैनल से जुड़ा है, प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कीजिए। आपको वहाँ इकोनॉमिक्स के डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन। इसके अंदर बोला गया है कि आपको मैच करनी है 2 लिस्ट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। इस तरफ नेम दिए गए हैं, इस तरफ आपको बताना है कि फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या होता है, कस्टम यूनियन क्या होती है, कॉमन मार्केट क्या होती है या इकोनॉमिक यूनियन। फ्री ट्रेड एरिया नेम से ही पता लग रहा है कि ऐसा ट्रेड का एक ऐसा एरिया जहाँ पर ट्रेड करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप देखिए, फ्री ट्रेड एरिया, ट्रेड इज़ फ्री एंड नो कस्टम ड्यूटी, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, ट्रेड बिल्कुल फ्री है। इसके बाद कस्टम यूनियन की अगर हम बात करें तो कस्टम यूनियन क्या होता है? कस्टम होता है सीमा, यूनियन होती है शुल्क। तो इसका मतलब आपने देखा होगा, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप कस्टम यूनियन पढ़ते हैं। तो वहाँ पर कस्टम यूनियन मतलब किसी भी तरह की कोई सीमा शुल्क नहीं है, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा, जो कि कस्टम यूनियन या उस एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है। कॉमन मार्केट की अगर हम बात करें, कॉमन मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, साझा बाजार जिसको बोलते हैं, कि किसी भी तरह का ट्रेड पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और फैक्टर्स की जो मूवमेंट है, जो संसाधन है, अगर एक देश के पास संसाधन ए देश है, मान लो US, और एक है इंडिया, अगर कोई भी एक संसाधन इंडिया से US जाना चाहता है और US से इंडिया आना चाहता है तो फैक्टर की मूवमेंट में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये है आपका कॉमन मार्केट। अगर हम बात करें इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन मतलब आर्थिक रूप से एक एकीकरण है। इसका मतलब होता है ये इंटीग्रेशन की एक एडवांस स्टेज होती है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कमेटीज दी गई हैं। अब ये बोला गया है ये जो कमेटीज हैं इनका संबंध किससे है? तो टंडन जो कमेटी है वो क्या करती है? कैपिटल फाइनेंस करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, कैपिटल पूंजी का पूंजीकरण करती है, फाइनेंसिंग करती है। कौन सी कमेटी? टंडन कमेटी। अगर हम बात करें राकेश मोहन कमेटी की, तो राकेश मोहन कमेटी जो आपकी है वो किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है। वैसे तो राकेश मोहन कमेटी जो है उसका संबंध रेलवे से है, लेकिन यहाँ पर उस तरह का कोई ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है। तो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये कह सकते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। तो राकेश मोहन कमेटी का जो संबंध आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है। नरसिम्हा कमेटी आपको पता है उसने 2 बार रिपोर्ट दी थी, एक तो 1991 में दी थी और एक 1998 में दी थी। ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से आएगा। और आपका ओमकार गोस्वामी कमेटी जो होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सिकनेस होती है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है हु डेमोन्स्ट्रेट द abnormal shape of a demand curve for a diamond through the declaration of consumption जो है कॉन्स्पिरेशन कंजप्शन। यहाँ पर ये बोला गया है किसने ये बताया है कि डिमांड कर्व जो होता है उसकी एक abnormal शेप होती है। किसकी डिमांड कर्व की abnormal शेप की बात की गई है? डायमंड की। तो आपने जो वेबलन का लॉ है वो पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो कंस्पिशियस कंजप्शन क्या होती है। कंस्पिशियस कंजप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जब लोग अपनी सोसाइटी के अंदर अपना स्टेटस, अपना प्रेस्टीज, अपनी वैल्यूज़ को दिखाने के लिए अपने पैसे को खर्च करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। जैसे आपने देखा होता वेबलिन गुड्स में हमने पढ़ा है कि किस तरह से लोग यूनिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो लग्जरी प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? जब उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तब उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ऐसे ही डायमंड भी उस टाइम खरीदा जाता है जब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपकी सोसाइटी में एक अलग स्टेटस को शो करेगा। तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेशियस कंजप्शन यही होता है। अब यहाँ पर ये बोला गया है किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि आपके डिमांड कर्व की कैसी शेप आएगी? अब नॉर्मल शेप आएगी। अब नॉर्मल शेप कैसे इन्होंने कहा है? जैसे डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है?
डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। लेकिन आपने देखा है कि जब बात हो लग्जरी प्रोडक्ट की या सोसाइटी में आपका स्टेटस को जो शो करती है, वहाँ पर डिमांड और प्राइस में रिलेशन कैसे हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और वो किस वजह से होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपना कंजप्शन इसलिए करते हो ताकि आप सोसाइटी में एक स्टेटस दिखाओ, आप वे ऑफ एक्सपेंडिचर अलग अलग तरीके से करते हो, जिससे कि आपकी सोसाइटी में लोगों को पता लगे कि हाँ इनके पास बहुत पैसा है, ये लग्जरी चीज़ें खरीद सकती हैं। तो ये चीज़ें जो समझाई थी वो वेबलर ने समझाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंज्यूमर डिमांड कर्व। जो आपका ये कंज्यूमर डिमांड कर्व है, एक तरफ प्राइस होता है, एक तरफ आपका क्वांटिटी होती है, ये आप किससे बना सकते हैं, ठीक है, कैसे आप ऑब्टेन करते हैं, इनकम कंजप्शन कर्व से, एंजल कर्व से, लोरेंज कर्व से, प्राइस कंजप्शन कर्व से। एक तरफ प्राइस होता है, दूसरी तरफ आप क्या कंज्यूम करोगे, इसके रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हो, आप अपने कंज्यूमर का डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है 127 क्वेश्चन है, रूरल वुमेन कैन अवेलेबल द बेनिफिट ऑफ महिला समृद्धि योजना इफ दे ओपन देयर अकाउंट इन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो महिला समृद्धि योजना है उसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको फायदा होगा, कब होगा, अगर वो अपना अकाउंट रूरल पोस्ट ऑफिस में ओपन कराएगी, कमर्शियल बैंक में ओपन कराएगी, रूरल डेवलपमेंट बैंक में ओपन कराएगी, या एनी ऑफ अबव। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी पता होना चाहिए महिला समृद्धि योजना क्या है। महिला समृद्धि योजना जो है 2 अक्टूबर 1993 को लाई गई थी। इसके अंदर कहा गया था कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं, अगर वो 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो वो क्या करें, अपनी सेविंग हैबिट को इंक्रीज करने के लिए रूरल पोस्ट ऑफिस में क्या कराएंगी, अगर अपना पैसे जमा कराएंगी तो इससे उनकी सेविंग हैबिट्स भी बढ़ेगी और उनको फ़ायदे गवर्नमेंट अपनी स्कीम के तहत देगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट एट विच बैंक लेंड टू आरबीआई। वो रेट बताओ क्या होती है जिसमें बैंक जो होते हैं, कमर्शियल जो आपके बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे देते हैं। तो आपको पता है जिस रेट पर बैंक किसको, आरबीआई को, हमारे सेंट्रल बैंक को पैसा उधार देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आरबीआई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड कब बनाया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड 1996 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि इंडिया के अंदर जो हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं वो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर या ओवरसीज़ मार्केट होती है कि इंडिया की मार्केट को छोड़कर बाकी वर्ल्ड में जितनी भी मार्केट है वहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को उसकी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड बनाया गया था कि इस फंड से पैसे लेंगे और उन पैसों का यूज़ कर इंडिया के ब्रांड की इंटरनेशनल लेवल पर अवेयरनेस फैलाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोबिन टैक्स इज अ टैक्स दैट ओन एक्सपोर्ट पे लगता है, इंपोर्ट पे लगता है, सेल पे लगता है, फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन होती हैं उस पे लगता है। तो पहले पता होना चाहिए, टोबिन टैक्स एक तरह का शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो है। ये क्या होता है, जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में आपने स्पॉट मार्केट पढ़ी है ना, स्पॉट ट्रेड जो होती है, या हम ये कहें एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जब कन्वर्ट किया जाता है तब ये एक टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो उस पर टोबिन टैक्स लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज वाज अ थीसिस फर्स्ट पुट फॉरवर्ड। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने ये कहा था कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो वेस्टर्न जो इकोनॉमीज़ होती हैं या फिर हम कहें जो ब्रिटिश इकोनॉमीज़ होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ जियोग्राफिकल एरिया अलग है, यहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स अलग है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ की जियोग्राफिकल एरिया अलग है, वहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स अलग है। तो ये बात किसने कही थी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अलग तरीके से काम करेगी, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी करेगी। ये बात किसने सबसे पहले आगे फॉरवर्ड की या किसने इस पर ज़्यादा फोकस किया था? तो ये कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उन्होंने अपनी जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है उसके अंदर इस बात को बताया कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी का फंक्शन करने का तरीका वेस्टर्न इकोनॉमी से अलग होता है।
अगला है स्मार्ट मनी किसको बोला गया है। स्मार्ट मनी नाम से ही इसका आपको मीनिंग क्लियर है कि क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, जो आजकल हमें क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिली होती है ना, तो इसको ही आजकल हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट मनी की टर्म में हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंपटीशन जो लॉ है रिप्लेसिंग द MRTP एक्ट ऑफ 1969, इन्होंने कहा कि कब वो इनेक्ट हुआ। इनेक्ट मतलब कब उसे लाया गया था। पहली बार आपको ये पता होना चाहिए MRTP इसकी फुल फॉर्म क्या है। पहले क्या था, मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा थी। आपने देखा है कि गवर्नमेंट जो थी बहुत ज़्यादा मोनोपोली थी, या मोनोपोली बहुत ज़्यादा होने की वजह से ट्रेड पे बहुत तरह तरह की रिस्ट्रिक्शन थी। तो 1969 के अंदर क्या हुआ, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या चल रहा था, मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा थी 1969 में। तो ये जो एक्ट था ये था, तब फिर ये महसूस किया गया कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो इसको जो रिप्लेस किया था वो था कंपटीशन लॉ, जिसके अंदर ट्रेड में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ज़्यादा मोनोपोली नहीं है। तो ये 2002 में इनेक्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 में क्या बोला गया, ऑटार्की इज द सिचुएशन ऑफ, ये होती है क्लोज इकोनॉमी की सिचुएशन। क्लोज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है ऑटार्की जहां हमारा दूसरे देशों से कोई हमारा ट्रेड नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंबॉलिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या होता है। बस आपको ये बताना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, जो हम आयात करते हैं, आयात की सीमांत दर पूछी है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है चेंज इन इनकम या GDP, और यहाँ पर होता है आप कितना इंपोर्ट करते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ड्यूटी विच आर लिव एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटी इंपोर्टेड एज, यहाँ पर ये बोला गया है कि उसको हम क्या बोलते हैं, कि एक ऐसी ड्यूटी जो कि एक फिक्स परसेंटेज में लगती है। मान लो 10% लग गया, किसी कमोडिटी की वैल्यू 2000 है, उस 2000 पे 10% की ड्यूटी लगेगी, और जब हम किसी देश से इंपोर्ट करेंगे उसको, ठीक है, आपको समझ आया। द ड्यूटी विच आर लिव एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटी इंपोर्ट, 2000 की आपने कमोडिटी इंपोर्ट की और उस पर 10% एक फिक्स अमाउंट में क्या लगी, ये वैल्यू पे लगा है आपका टैक्स, इसको हम बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी, मूल्य वृद्धि शुल्क इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रोथ इज अ डैश प्रोसेस इन इकोनॉमिक सेंस, ग्रोथ को जो प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है इकोनॉमिक्स की सेंस में, वो क्या होती है, वो कॉन्टिन्यूस लगातार बढ़ने वाली एक प्रोसेस है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वैसे ज़्यादातर थ्योरी JM क्लार्क, जेविन्सन वगैरह ने दी है, लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से अगर हमें जाना पड़े तो हम रोस्टन रोडान के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक डज नॉट क्रिएट क्रेडिट, बैंक आउट ऑफ थिन एयर, कि बैंक अपने आप जो है क्रेडिट को क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने कहा है, जैसे कि थिन एयर की जो परत है, एयर की परत की तरह अपने आप क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, आपने देखा है कई बार पेपर में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्राउथर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, कि बैंक अपने आप क्रेडिट क्रिएट नहीं करते, कि थिन एयर में से बैंक अपने आप से क्रेडिट क्रिएट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द हुंडीज इशू इन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट आर क्वाइट सिमिलर टू। हुंडीज क्या होती है, अनऑर्गेनाइज जो हमारी मार्केट होती है मनी की, वहाँ पर जैसे हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, या कमर्शियल पेपर्स होते हैं, तो मनी को बोरो करने के लिए जो इशू की जाती है, ये ट्रेडिशनल तरीका होता था। ट्रेडिशनली क्या होता था, हुंडीज को इशू किया जाता था। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ऐसे ही हुंडीज को इशू कर मनी मार्केट के अंदर क्या किया जाता था, मनी मार्केट के अंदर पैसे को उधार लिया जाता था या दिया जाता था। तो हुंडीज जो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में इशू की जाती हैं, वो किसकी तरह होती है, जैसे हमारे कमर्शियल बैंक बिल्स होते हैं ना, उसी की तरह ये हुंडीज होती है, और पहले इनका यूज़ किया जाता था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन ग्रोस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर बोला क्या है कि ग्रोस रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, कि दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे या इंटरेस्ट ब्याज की दर में डिफरेंस होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर अगर आपका रिस्क जितना डिफरेंस होगा उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा। इसको एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि मान लो जिन चीज़ों के अंदर हाई रिस्क होता है, जिस इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क होता है ना, उसमें हाई रिटर्न्स भी होते हैं। जिस इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पैसा लगाया और वहाँ उस इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क है और लो ही क्या होगा, रिटर्न होगा। तो आपको क्या समझ आया, हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न है और लो रिस्क है तो लो रिटर्न है। तो आपको क्या समझ आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लो और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका रिस्क कितना है। रिस्क ज़्यादा तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो, और रिस्क कम तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न्स भी क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं। तो आपकी रिस्क में डिफरेंस है, आपके रिस्क में डिफरेंस है, तो इसी वजह से आपकी ग्रोस रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या होता है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर आपने पढ़ा है 1/, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो होता है कि बैंक को कितना रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारा बैंक में डिपॉजिट जो है उसका क्या मल्टीप्लायर होगा वो निकल के आता है। अगला है द बियर स्पेक्यूलेटर एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर में बॉन्ड के प्राइस क्या करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बियर भालू जहाँ बोला गया है स्पेक्यूलेटर को, सट्टेबाज को, उसको हम बोलते क्या हैं, भालू एक तरह का ऐसा सट्टेबाज होता है जिसको ये होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में प्राइजेस कम होंगे बॉन्ड के और वो फ्यूचर में क्या करेगा, भविष्य में कीमत गिरेगी और इस उम्मीद से वो शेयर की क्या करता है, फ्यूचर में शेयर को खरीदता है। ठीक है, भालू एक सट्टेबाज, यहाँ पर भालू को एक सट्टेबाज की तरह माना गया है जो कि भविष्य के अंदर कम कीमत पर खरीदने के इरादे से भविष्य में कीमत गिरेगी इस उम्मीद में क्या करता है, शेयर बेचता है। तो यहाँ पर बियर स्पेकुलेटर को ये उम्मीद होती है कि फ्यूचर में बॉन्ड के प्राइस क्या होंगे, प्राइस आपके फॉल होंगे, तो इस वजह से वो प्रेजेंट में क्या करता है, अपने शेयर्स वगैरह बेच देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एग्जामिन द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आपको पता है आपकी मनी मॉनेटरी अथॉरिटी या मनी सप्लाई क्या हो जाती है, विस्तार हो जाता है उसका, या फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक्सपेंशन होता है विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन होता है कमी। बैंकिंग सेक्टर में विस्तार और वृद्धि के लिए कौन सा ऑप्शन कंसीडर हम नहीं करेंगे। आपके पास एक्सेस रिजर्व है, आपके पास जितने ज़्यादा एक्सेस रिजर्व होंगे उतने ज़्यादा आप क्रेडिट क्रिएट कर पाओगे, तो ये तो नहीं हो सकता। तो मनी को एक्सपेंड करने के लिए या कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में एक्सेस रिजर्व, मनी सप्लाई आपके पास कितनी आई है, डिमांड डिपॉजिट लोगों के कितने हैं आपके पास, ये सब चीज़ें आपकी बैंकिंग सेक्टर जो है उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बैंक के पास कितनी न्यू असेट्स हैं, इसका बैंकिंग सेक्टर के एक्सपेंशन विस्तार से और कॉन्ट्रैक्शन कमी से कोई लेना देना नहीं है, या उसको एग्जामिन करने के लिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, हम इस चीज़ को एग्जामिन नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सचेंज रेट इज केप्ट द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ मार्केट बाय। जो एक्सचेंज रेट होती है वो कहता है कि दो डिफरेंट मार्केट है, उसमें अलग अलग एक्सचेंज रेट चल रही है। मान लो ए मार्केट में कुछ एक्सचेंज रेट चल रही है कि $1.50 का, यहाँ पर है $1.70 का, तो दो अलग अलग एक्सचेंज मार्केट है। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अलग अलग एक्सचेंज मार्केट है, मार्केट ए और मार्केट बी, दोनों में एक्सचेंज रेट अलग अलग है, एक में $1.50 का, एक में 70 का। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों ही मार्केट में अगर आपको एक्सचेंज रेट को बराबर करना है तो आप किससे करोगे, तो हम उसमें यूज़ करते हैं इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में क्या होता है, हम वहाँ से करेंसी को खरीदते हैं या वहाँ से खरीदते हैं जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और वहाँ पर उस एक्सचेंज रेट को सेल करते हैं जहाँ पर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो ऐसा करने से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बराबर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ
मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसोसिएटेड, आधुनिक जो हमारी आर्थिक वृद्धि है उसका संबंध किस इकोनॉमिक्स से है? वो साइमन कज़नेट जो है आपके मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड है, जिन्होंने साइमन कज़नेट का दिया था। ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ का है ये, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू बोये इन अ ड्यूल सोसाइटी, ड्यूल सोसाइटी कि एक सोसाइटी को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक सोसाइटी है एक समाज है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, तो इन दो सोसाइटी में जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो विशेषता हैं उसमें आपको किसका एग्जिस्टेंस मिलता है? तो एक समाज के अंदर बॉय की थ्योरी के अनुसार जब समाज को जो सोसाइटी है उसको आपने दो पार्ट्स में बांटा, ए और बी दो पार्ट्स में बांटा, तो सोसाइटी में एक करैक्टरिस्टिक्स हमेशा मिलती है कि वहाँ पर रूरल पॉपुलेशन होती है और अर्बन पॉपुलेशन होती है अकॉर्डिंग टू बोइक थ्योरी। ठीक है, ये कोई हमने खुद से नहीं, बोइक ने अपनी थ्योरी में पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में बांटा है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन, और क्या बोला है कि ड्यूल सोसाइटी होती है, दो पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड किया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रेन थ्योरी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की जो बुक थी उनकी, उसके अंदर उन्होंने ड्रेन थ्योरी को दिया था, उसको पॉपुलराइज किया था। उनका मानना था कि जो हमारी इंडिया की वेल्थ है वो ब्रिटिश कंट्रीज़ में चली गई है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करने का जो श्रेय है दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम इसका 148 क्वेश्चन ही मेरे पास थे, ये क्वेश्चन पेपर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।